हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग का स्वागत है आप लोग के अपने परिवार सुमित जीएस क्लासेज में। मैं सुमित कुमार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग की क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही है, लेकिन संजोगवश आज लाइव क्लास में नहीं ले पाया हूं और बहुत जल्द 1 या 2 दिन में हम लोग लाइव क्लास का भी व्यवस्था मैं कर रहा हूं। आप सभी लोगों को पता है कि अभी मेरे पास सेटअप है नहीं, आपको मैंने कितना बार बताया इस बात को। तो सेटअप तो नहीं है, लेकिन मैं हम लोग कहीं पे अपना बातचीत कर रहा हूँ। मैं जैसे ही मामला सब कुछ क्लियर होगा फिर मैं लाइव लेकर आऊँगा क्लास को। तब तक आज मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्लास में लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा करके रखा है। और इस वीक में बहुत जल्द मैं और भी सीरीज लेकर आ रहा हूं। बिहार पुलिस का भी मैं कम से कम 10 से 15 सेट में बिहार पुलिस का करवाऊंगा, और लाइव चलेगा क्लासेज। और साथ में पॉलिटी या हिस्ट्री का एनसीईआरटी सीरीज में पूरा करवाऊंगा, ठीक है ना। जिसमें आपका अगर बिहार टीचर का एग्जाम हो उसके लिए भी फायदेमंद होगा, और साथ में जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, प्रथम क्वेश्चन क्या है, बोला कि अर्थशास्त्र में संकट यानी स्कार्सिटी का क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बताया था कि व्हाट डज द स्कार्सिटी मीन्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कहने का मतलब सिंपल है। यहाँ पे समझिए, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था एक बात को कि जो किसी भी देश में जो रिसोर्सेज है, किसी भी देश में जो रिसोर्सेज है वह कैसा रिसोर्स है, तो लिमिटेड है। लिमिटेड है यानी सीमित संसाधन है। संसाधन कैसा है, सीमित संसाधन है। लेकिन जो लोगों की डिजायर्स है, जो लोगों की डिजायर्स है यानी जो लोगों की जो इच्छा है, इच्छा वो क्या है, असीमित है। असीमित है यानी अनलिमिटेड है, असीमित है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई रिसोर्स का हम लोग किस प्रकार से मैनेजमेंट करें, रिसोर्स का हम लोग किस प्रकार से मैनेजमेंट करें ताकि जो डिजायर्स है वो फुलफिल भी हो जाए, और हम लोग का आने वाले जो अगला जनरेशन है उसके लिए भी कुछ संसाधन को हम लोग छोड़कर यहाँ से जाएं, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ बोल रहा है। अब देखिए, स्कार्सिटी के बारे में बात कर रहा है, अधिक संसाधनों का होना। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश में अगर संसाधन अधिक होगा तो शब्द स्कार्सिटी होगी नहीं वहाँ पे, तो पहला ऑप्शन तो गलत होगा। दूसरा बोला है कि सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं, निर्धनता, स्कार्सिटी से कोई मतलब नहीं निर्धारता का। वस्तुओं का मुफ्त में मिलना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रिसोर्स है और जो डिजायर्स है वो असीमित है, ठीक है ना। तो इसको किस प्रकार हम लोग मैनेजमेंट करें ताकि हम लोग रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज कर सकें। ऑप्टिमम यूज का मतलब होता है कि जितनी इच्छा है, जितनी जरूरत है उतना ही उसका उपयोग हम लोग करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन समझ गए होंगे, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज स्कार्सिटी मीन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि निम्न में से कौन एक आर्थिक समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या नहीं है, नहीं है बोल रहा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसमें से कौन सा नहीं है। आइए देखिए, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और कब उत्पादन करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ों को समझिएगा तो मैंने बताया था कि जो आर्थिक क्रियाएं हैं, देखिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल रहा है यहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल रहा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत और समझिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं आर्थिक क्रिया लगा दूं, आर्थिक क्रिया, तो आर्थिक क्रिया क्या होता है, आर्थिक क्रिया का सिंपल मतलब होता है एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी। एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इज कॉल्ड क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि धन या पैसा से संबंधित क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और इकोनॉमिक में 4 आर्थिक क्रिया, इकोनॉमी में 4 आर्थिक क्रियाएं होती है। कौन कौन, पहला है उत्पादन, पहला है उत्पादन, दूसरा है वितरण, दूसरा है वितरण, तीसरा है उपभोग, तीसरा है उपभोग, तीसरा उपभोग है, तीसरा उपभोग है, और चौथा क्या है, विनिमय, एक्सचेंज, विनिमय। ये तो यहाँ पर आर्थिक क्रिया हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये आर्थिक क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। तो उत्पादन कितना करना है, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन किसके लिए करना है, लेकिन उत्पादन कब करना है, ये इसमें आर्थिक या क्या है, एक आर्थिक समस्या नहीं है। क्या है, नहीं है, इसमें आर्थिक समस्या ये नहीं है। तो क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से कि दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि संसाधनों के आवंटन को सर्वोत्तम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कॉल्ड। देखिए हम बोला कि उत्पादन, खपत, दक्षता और वृद्धि, यानी कहने का मतलब है प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, इफिशिएंसी और ग्रोथ है। फिर समझिएगा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि संसाधनों के आवंटन को सर्वोत्तम, यानी बोल रहा है कि आवंटन का मतलब क्या है। आवंटन का मतलब होता है कि भाई कौन से संसाधन किस व्यक्ति को कितना देना है, कितने मात्रा में देना है या कितने परसेंटेज में देना है, उसको बोलता है आवंटित करना। तो बोल रहा है कि संसाधनों के आवंटन को सर्वोत्तम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उत्पादन करते हैं, दक्षता करते हैं, खपत कहते हैं और वृद्धि करते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे जो संसाधन है, अभी मैंने बात किया था आप लोग को कि इस देश में या पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में जो संसाधन है वो लिमिटेड संसाधन है। कैसा संसाधन है? लिमिटेड संसाधन है। लेकिन लोगों की जो इच्छाएं हैं, लोगों की जो इच्छा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा। इसका मतलब क्या हुआ? अनलिमिटेड है। लोगों की इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे सिंपल ये बोल रहा है कि भाई संसाधन लिमिट है और लोगों की डिजायर्स अनलिमिटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो बोल रहा है कि भाई सर्वोत्तम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इफिशिएंसी कहेंगे। इफिशिएंसी का मतलब होता है कि भाई किस प्रकार हम लोग संसाधनों का प्रयोग करें या किस प्रकार संसाधनों का हम लोग प्रयोग करें ताकि जो संसाधन का इस जो जनरेशन में जो लोग हैं उसका उपयोग अच्छे से कर सकें और उसका हम लोग अगले जनरेशन के लिए छोड़ कर जाएं ताकि अगले जनरेशन में जब वहाँ पर आए तो वो लोग भी अच्छे से इसका उपयोग कर सके। तो क्या हो गया इसका? दक्षता यानी इफिशियंसी। दक्षता यानी इफिशियंसी हो गया। मुझे उम्मीद है कि इस बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा मेरा नंबर दिया गया है, देखिए 8709356310, ठीक है। और यहाँ पे जरूर कमेंट कर देंगे, कोई भी दिक्कत होगा किसी प्रकार से। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है सुमित जीएस क्लासेस, तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोग के लिए जितना भी बेहतरीन से बेहतर हो सकता है मैं वहाँ पे नोट्स लेकर आऊँगा, ठीक है। क्लासेज ऑर्गेनाइज करवाऊँगा मैं, ठीक है। और बेहतरीन आपको सारा का सारा चीज नोट्स प्रोवाइड मैं करवाऊँगा ताकि अगर यहाँ पे जो भी चीज़ें आप पढ़ें, इसके अलावा आपको कहीं और भी जगह किसी भी टॉपिक में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं प्रयास करूँगा कि इस प्रकार सारे चीज़ें हो सके, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए मुझे। समय इसलिए चाहिए कि मैं अभी अकेले हूँ तो सारा काम मुझे देखना है, ठीक है ना। नहीं हो पा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे जब टीम बढ़ेगी तो सारा काम अच्छे से होगा। लेकिन अभी जो है बस आप लोग का सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम लोग बहुत आगे हम लोग चलेंगे साथ में, और पूरी फैमिली हम लोग के साथ में चलेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बहुत जल्द मैं जो मैथ और जो रीजनिंग वाले जो टीचर हैं उनको भी लेकर मैं आने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। हो सके जुलाई में 10 जुलाई तक एक टीचर को मैं लेकर आऊँगा जो मैथ और रीजनिंग आप लोगों को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोला कि अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में व्यक्ति और फर्मों के निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। अब समझिए ये जो सवाल पूछा है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, ये सवाल पूछा है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स से। कहाँ से सवाल पूछा है? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स से सवाल पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोल रहा है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की शाखाएं, अर्थशास्त्र की शाखाएं। और अर्थशास्त्र की शाखा दो है, कौन कौन? पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझिएगा, बोलेगा कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो पिता हैं उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। क्या नाम उनका? उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। लिखते चलेंगे अच्छे से, अल्फ्रेड मार्शल इसके पिता का नाम है, हम लोग मानते हैं। अगर पूछेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता कौन है, तो हम लोग मानते हैं इनको एडम स्मिथ को। क्या मानते हैं? एडम स्मिथ को हम लोग मानते हैं। अब समझिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म का मतलब होता है कि एकदम छोटा, व्यष्टि इसको हिंदी में बोलते हैं या सूक्ष्म बोलते हैं। अब समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा बगीचा है और उस सारे बगीचा में 1 लाख पेड़ मान लेते हैं आपके पूरे बगीचा में है, और 1 लाख पेड़ में हम लोग किसी एक खास किस्म के पेड़ के बारे में बात करेंगे या किसी एक खास पेड़ के बारे में बात करेंगे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स।
जैसे मान लेते हैं कि आपके गांव में मान लीजिए 1000 परिवार है, और 1000 परिवार में जब हम लोग किसी एक खास परिवार के बारे में बात करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम लोग उस पूरे गांव के बारे में बात करेंगे, उस पूरे परिवार के बारे में बात करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। आइए उसको हम लोग इकोनॉमी से जोड़ते हैं। जब पूरे देश में किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, किसी देश में किसी पार्टिकुलर फैमिली के बारे में, या किसी देश में पार्टिकुलर फर्म के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम लोग पूरे देश के बारे में बात करेंगे, पूरा कंट्री के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइए समझते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग किसका स्टडी करते हैं? एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, यानी व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं एट नेशनल लेवल, यानी राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है एक फैमिली हो सकती है, एक फर्म हो सकता है, इसमें एक लोगों का डिमांड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड। एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को हम लोग बोलते हैं कुल मांग। क्या बोलते हैं? कुल मांग बोलते हैं, कुल मांग बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई यानी कुल आपूर्ति बोलते हैं, कुल आपूर्ति बोलेंगे। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे तो नेशनल इनकम, देश के नेशनल इनकम, एनआई, राष्ट्रीय आय, ये सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब आप आंसर आसानी से इसका निकाल सकते हैं कि अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में व्यक्ति और फर्मों के निर्णयों का अध्ययन किया जाता है। एकदम आसान है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन देखेंगे कहाँ है माइक्रो, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों को जरूर, सभी लोग अपने ग्रुप में इस सारे के सारे जो लेक्चर उसको शेयर करेंगे। ठीक है, लाइक जरूर करेंगे आप क्लास को, अगर अच्छा लगे कमेंट भी करेंगे। किसी प्रकार से कोई डाउट होगा तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। हो सकता है कॉल में रिसीव ना करो, लेकिन आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, सपोर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे मुझे तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। किसी भी लेवल की आप तैयारी करते हैं, दरोगा बिहार, पुलिस बिहार, टीचर, बीपीएससी लेवल तक, इसके अलावा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे एकदम बेस्ट चीज़ें मिलेगी आपको। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगर अगला मैं सवाल बात करूं, अगला सवाल मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला कि अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दर्शाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दर्शाती है, आंसर बताएंगे। बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या दर्शाती है, यानी अवसर लागत क्या दर्शाएगी, अवसर लागत क्या दर्शाती है, जल्दी से बताएंगे। देखिए अवसर लागत का मतलब क्या होता है, इस बात को थोड़ा समझिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्रय लागत, क्रय लागत में परचेजिंग कॉस्ट एकदम नहीं होगा। सबसे अच्छा त्याग किया गया विकल्प, द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गिवन या फॉरगॉन, कुल लागत एकदम नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जब हम लोग अगर किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, अगर किसी चीज़ को हम लोग खरीद रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव चीज़ें क्या होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। बोला कि एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? एकदम सही। देखिए अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, अभी मैंने बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी या एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेल्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक धन से संबंधित क्रिया को हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और मैंने अभी बताया था इकोनॉमी में 4 आर्थिक क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? एक एक चीज लिखते चलेंगे। उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा वितरण, और चौथा विनिमय, एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक बात अगर समझिएगा थोड़ा बहुत, अगर अच्छे से यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करें तो आप बताइएगा कि भाई उत्पादन यहाँ पे तो मैंने बोल दिया, लेकिन उत्पादन कैसे करेंगे हम लोग?
क्या प्रोसेस उत्पादन करने का, तो ये हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, तो उत्पादन के भी साधन 4 हैं। कौन कौन सा? पहला देखिए, मान लेते हैं कि अगर मुझे अगरबत्ती बनानी है, अपने घर में एक फैक्ट्री बैठानी है अगरबत्ती की, या बिस्किट बनाने की फैक्ट्री बना बैठानी है, या आपको दियासलाई बनानी, जो माचिस बोलते हैं, उसका बनानी है, तो आप क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जगह खोजेंगे। जगह खोजेंगे, जगह के बाद आपको पैसा चाहिए। जब पैसा मिल जाएगा तब मशीन लाएंगे खरीद कर, मशीन बैठा देंगे। अब मशीन बैठा देने से क्या उत्पादन हो पाएगी? तो मशीन भी बैठा देने से उत्पादन नहीं हो पाती, तो क्या किया जाता है उसके लिए? उसके लिए लेबर चाहिए काम करने के लिए। और सब कुछ होने के बाद भी आप में एक उद्यमी की गुण होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये 4 चीजें हैं तो ही उत्पादन के साधन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कौन कौन? आइए, पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है लेबर, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब बोला कि एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला, आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला कौन होता है? उपभोक्ता एकदम होता है, सरकार एकदम होगी, बाजार ये भी होगी, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत जल्द हिस्ट्री लेकर आने वाला हूं, या पॉलिटी, और कम से कम 10 से 15 सेट में बिहार पुलिस का भी लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, ठीक है ना। आइए, किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सरकार की भूमिका सबसे अधिक होती है? अब यहाँ पे समझिएगा, ये चीज़ें जो दी गई है वहीं समझ पाएगा जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का बेसिक समझता होगा। सरकार के बारे में बात हो रही है, और आपको पता है कि किसी भी देश में जो राजनीतिक पार्टियां होती है उसका 2 आइडियोलॉजी होती है, एक लेफ्टिस्ट होता है और एक राइटिस्ट होता है। तो जब अगर हम लोग भारत के बारे में बात करें तो भारत में भी 2 प्रकार की पार्टियां हैं, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। लेफ्टिस्ट का मतलब वो लोग केवल गरीब के बारे में बात करेंगे, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं। वो लोग चाहेंगे कि सब के सब काम सरकार करे, सरकार उत्पादन करे, सरकार मूल्य का निर्धारण करे, सरकार रिसोर्स का एलोकेशन करे, सब कुछ सरकार करे। लेकिन जो राइटिस्ट पार्टी है वो चाहती है कि सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, इसके लिए कुछ प्राइवेट प्लेयर का एंट्री करवाना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं या निजीकरण बोलते हैं। अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो जो बीजेपी पार्टी है वो राइटिस्ट पार्टी है। जब भी पार्टी बीजेपी आएगी या विश्व के किसी भी देश में अगर राइटिस्ट पार्टी आ रही है तो वहाँ पे देखिएगा कि जो राष्ट्रवाद होता है एकदम चरम सीमा पर रहती है। हर बात में राष्ट्र आएगा, हर बात में राष्ट्र देश आएगा। लेकिन जब वहीं पे लेफ्टिस्ट पार्टी की सरकार बनती है तो गरीबों के बारे में बात करेगी, वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात करेगी, जो दबे कुचले लोग हैं सोसाइटी के उनके बारे में बात करेगी, जो शोषित वर्ग है उसके बारे में बात करेगी। और उसी तरह यहाँ पे हम लोग डिवाइड भी किए हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार को। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है तो समझिएगा, इसका पिता कौन है? हु इज द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो पिता हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एकदम अच्छे से लिखेंगे, एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ भाई साहब ने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम है? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन इसके बुक का नाम है। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, क्या नाम है उस सिद्धांत का? अहस्तक्षेप की नीति, लेजर फेयर का सिद्धांत, अहस्तक्षेप की नीति। और अगर सवाल पूछ दिया कि भाई अहस्तक्षेप की नीति किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यह प्रयोग किया गया था सरकार के लिए। किसके लिए? सरकार के लिए। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें बोला गया कि सरकार देश में किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी कि उत्पादन कितना हुआ, उत्पादन कैसे हुआ, उसका मूल्य कितना निर्धारित किया जाएगा, ये सब के सब वहाँ के प्लेयर्स लोग यानी जो निजी व्यक्ति हैं, प्राइवेट व्यक्ति हैं, लोग निर्धारित करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इतना ही अच्छा था तो दूसरी अर्थव्यवस्था का जन्म नहीं होना चाहिए था। समाजवादी कैसे आ गया, मिश्रित कैसे आ गया,
1929 के बारे में हम लोग बात करेंगे तो पूरे विश्व में यानी खासकर अमेरिका में रिसेशन आया था 1929 से लेकर 1934 के बीच में। और वहाँ पे तब वर्ल्ड बैंक ने एक बात सुझाई थी, जितने भी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने सुझाव दिया था कि भाई किसी भी देश में सरकार का होना बहुत जरूरी है, और सरकार का होना तो जरूरी है ही, साथ में उसके साथ में सरकार का हस्तक्षेप भी बहुत जरूरी है। वर्ल्ड बैंक का अपना एक स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या किया गया, तुरंत देश ने क्या किया कि जो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वह बदल के हम लोग किसके तरफ भागे, तो समाजवादी की तरफ भागे थे। तो समाजवादी का पिता कौन है, तो जो समाजवादी का पिता उसका नाम है हम लोग कार्ल मार्क्स। और इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है दास कैपिटल, ठीक है ना। और क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण सरकार की होती है। इसी को हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिक्स्ड इकोनॉमी के पिता कौन है, उनका नाम है जॉन मिनार्ड कीन्स। कौन नाम है, जॉन मिनार्ड कीन्स। और इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है ना, इस बुक का नाम है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें मीन्स ऑफ उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण होता है वह सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के सहयोग से चीजें चलती है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे अधिक भूमिका सरकार की किस में रहती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहती है। तो 7 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किसके हित में बनाया गया है, आंसर बताएंगे। भारत में न्यूनतम मजदूरी दर किसके हित में बनाया गया है, तो आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से। अब देखिए न्यूनतम मजदूरी दर का मतलब क्या है, न्यूनतम मजदूरी दर का मतलब होता है कि भाई मान लेते हैं अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो इससे कम किसी को मजदूरी नहीं मिलना चाहिए। अब समय टू समय मजदूरी दर चेंज होते रहता है अलग अलग राज्यों में, ठीक है ना। तो ये बनाया गया है वर्कर्स के लिए, किसके लिए बनाया गया है, वर्कर्स के लिए बनाया गया है कि भाई कोई भी वर्कर आपके यहाँ काम कर रहा है तो इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या है उसे मतलब नहीं, इससे कम नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग मैंने बात करूँ मैं अगर बेस रेट तो बेस रेट आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, आरबीआई तय करती है। लेकिन बेस रेट में क्या होता है, बेस रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंकों के लिए ब्याज दर के रेंज को तय करती है, रेंज को, यानी रेंज का मतलब मान लेते हैं कि 8 से लेकर 14%। अब ये आरबीआई यहाँ पे बोल रही है कि भाई मिनिमम अगर किसी व्यक्ति को आप ब्याज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं तो मिनिमम 8% रहना चाहिए और मैक्सिमम 14% रहना चाहिए, उससे कम पे नहीं होगा या उससे ज़्यादा पे नहीं होगा। उसी तरह हमें बात किया है तो वर्कर के लिए हो जाएगा, 8 का आंसर सी हो जाएगा, 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी, इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था की फीचर्स नहीं है, आंसर बताएंगे कौन सी अर्थव्यवस्था की नहीं है। तो भाई उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एकदम है, ये तो है, वस्तुओं का वितरण एकदम है, धार्मिक परंपराएं, मूल्य निर्धारण तंत्र ये भी है। भाई धार्मिक परंपराएं नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 9 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, आय का असमान वितरण किस समस्या का उदाहरण है, आय का असमान वितरण किस समस्या का उदाहरण है, आय का बताइए, आय का असमान वितरण का
बोला है कि जो अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इशू, इफिशियंसी, दक्षता, न्याय का, उत्पादन का या पूंजी का। आप समझिए, अगर मान लीजिए अगर संसाधनों का उचित वितरण नहीं होगा, संसाधनों का उचित वितरण न हो, उचित वितरण न हो, अगर लोगों की जो इनकम है, आय में अगर असमानता है, आय में अगर असमानता है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बोला जाता है, आय में अगर असमानता है तो यह किसके उदाहरण होंगे? तो यह है न्याय का, जस्टिस का, जस्टिस का उदाहरण होगा, न्याय का उदाहरण होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्याय। 10 का आंसर बी हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा, 10 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग देखें यहाँ पे अच्छे से, सभी संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग हो रहे हैं, यह धारणा किस स्थिति में सही होती है? द एजम्पशन ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड इज ट्रू इन विच सिचुएशंस? चलिए बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे बोल रहा है, देखिएगा क्या बोल रहा है, सभी संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग हो रहे हैं, यह धारणा किस स्थिति में सही होती है? अब देखिए, पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति जो होती है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। अगर जो पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो इसी स्थिति में सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। तो किस स्थिति में? पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार की स्थिति में, पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से क्या होता है? उपयोग होता है, उपयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण रोजगार हो जाएगा। लेकिन बात समझिएगा, मुद्रास्फीति क्या होती है? देखिए, मुद्रास्फीति होती क्या है? मुद्रास्फीति को हम लोग अगर आम भाषा में बोले तो इसको हम लोग महंगाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? महंगाई का मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, यानी समझिएगा, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है, तो इसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। और जब भी किसी देश में मुद्रास्फीति आती है तो उस देश में जो पैसे की जो क्रय शक्ति होती है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पैसे की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पैसे की क्रय शक्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और दूसरा बात, एक और सवाल हो सकता है कि पूछ दे कि भाई पैसे की जो वैल्यू होती है, पैसे की कीमत भी क्या होती है? कम हो जाती है। पैसे की कीमत भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका ध्यान रखेंगे। यानी मुद्रास्फीति में तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी दे सकता है और तीनों का मतलब होता है मुद्रास्फीति ही। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे पास आज 10 रुपया है और पहले 1 दर्जन केला 20 में मिलता था, ठीक है, और अगले बार 2 केला 25 का मिल रहा है 1 दर्जन, तो मेरे पास अगर 20 रुपया है तो 20 रुपये की औकात नहीं है कि वो 1 दर्जन केला को खरीद सके। तो क्या हुआ है ना, यहाँ पे पैसे की वैल्यू भी कम हो गई और पैसे की जो क्रय शक्ति वो भी कम हो गई। ठीक है ना, इस बात को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट आइए। बोल रहा है यहाँ पे कि मुद्रा की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ मनी? क्या है? गंध करना, वाटर, स्वीकार्यता और भार। चलिए 12 के अंदर बताएंगे कि मुद्रा की मुख्य विशेषता क्या है? मुद्रा की मुख्य विशेषता क्या है? अब यहाँ पे देखिए, मुद्रा एक तो पहले स्मेल से कोई मतलब ही नहीं है। बार्टर सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है तो वस्तु विनिमय को हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय।
विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब कि प्राचीन भारत में जब मुद्रा प्रचलित नहीं थी तो उस केस में वस्तुओं से हम लोग अदला बदली कर लेते थे चीज़ों का। जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु अगर मेरे पास है, मेरे पास मान लेते हैं आलू है और आपके पास टमाटर है, तो मैं क्या करूँगा, आपको आलू दूंगा और आपसे टमाटर ले लूँगा। इसको हम लोग बोलते थे बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। दूसरा है स्वीकार्यता। मुद्रा की जो मुख्य विशेषता है वह स्वीकार्यता है। अगर इसको स्वीकार नहीं किया जाए तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग। आइए, बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो बहुत आसान है भाई। ग्रामीण क्षेत्रों में आय का जो प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख जो स्रोत है वो क्या है, कृषि है। और आज भी भारत में लगभग 65% के आसपास में लोग यह कृषि पर ही निर्भर करते हैं। और इस 65% में 55% डायरेक्ट रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से, और 10% जो लोग हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन कृषि से संबंधित कार्यों में लगे होते हैं। बोलेगा कि कृषि का संबंध किस सेक्टर से है। अगर इकोनॉमी के सेक्टर के बारे में बात करेंगे और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह है प्राइमरी सेक्टर से इसका संबंध है। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल और भी हो सकता है बहुत सारा, जैसे मत्स्य पालन हो सकता है, मत्स्य पालन हो सकता है, पशुपालन हो सकता है, ठीक है ना, डेयरी हो सकता है, खनन हो सकता है। ये सारे के सारे इसका संबंध है। और प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनको बोला जाता है रेड कॉलर जॉब। क्या बोला जाता है, रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। सेवा क्षेत्र का संबंध किससे है, तो तृतीयक क्षेत्रों से है। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है, यानी यह सर्विस प्रोवाइडर होता है, इसी को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बैंकिंग हो सकता है, बैंकिंग, टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, वकील हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। और द्वितीयक क्षेत्रों का संबंध किसका है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर, इसका संबंध उद्योग से है। एकदम सिंपल आसान है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए, ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत क्या है। ये तो अभी सेम सवाल रिपीट हो गया लग रहा है। चलो, ग्रामीण क्षेत्रों में आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भाई रिपीट हो गया। 14 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, आइए देखिए, व्यापार में लाभ की अवधारणा किससे जुड़ी है। व्यापार में लाभ की अवधारणा किससे जुड़ी है, आंसर बताएंगे। व्यापार में लाभ की अवधारणा किससे जुड़ी है। यहाँ पे देखिए बोला है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट इन ट्रेड, प्रॉफिट इन ट्रेड इज रिलेटेड टू, यहाँ पे हो जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत का सिंपल मतलब है, अगर कोई मुझे अभी वर्तमान में कोई अवसर मिल रहा है तो एक अवसर को छोड़कर दूसरे अवसर को पकड़ना ही क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है। क्या कहलाता है, अवसर लागत कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अगर कोई हम लोग विकल्प को चुनते हैं और एक दूसरे विकल्प की जगह पर हम लोग दूसरे विकल्प को चुनते हैं तो इसी को हम बोलते हैं क्या, अवसर लागत।
तो आंसर क्या हो जाएगा 15 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है आपको पता है कि भारत में प्लानिंग इन इंडिया की शुरुआत 1934 से की गई थी। तो 1934 में विश्वरैया प्लान लाया गया था, 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन लाया गया था, फिर 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था और फिर 1944 में ही गांधीवादी प्लान लाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद 1945 में जन योजना लाई गई थी और 1950 में एक सर्वोदय योजना लाई गई थी, ठीक है ना। सारे के सारे योजनाओं का नाम लिख लेंगे। और इसके बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की यानी प्लानिंग कमीशन की गठन की गई थी, प्लानिंग कमीशन। और उसके बाद 1951 से लेकर 1951 से भारत में शुरुआत की गई थी क्या, पंचवर्षीय योजना। क्या शुरू किया गया था, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। सारे के सारे सीक्वेंस में इसी को प्लानिंग बोलते हैं। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापार में लागत का मतलब क्या हुआ समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए बोला है कि उपभोग वस्तु का उदाहरण क्या, उपभोग वस्तु का यानी व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मशीन, ट्रैक्टर, फूड, बिल्डिंग। ये तो बहुत आसान है, इस सारे के सारे समझिएगा, सारे के सारे जो क्वेश्चन में लेकर आया हूँ वह एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का, ठीक है ना। तो बोले कि उपभोग वस्तु का क्या है, तो हम लोग भोजन करते हैं उपभोग। अच्छा, मशीन और ट्रैक्टर क्या इसमें उपभोग नहीं होता है, इसमें भी उपभोग होता है। अगर किसी भी अस्थायी चीज़ों में उपभोग किया जाता है, इसी को हम लोग नेशनल इनकम के भाषा में क्या बोलते हैं, उसको डिप्रेशन बोलते हैं, डिप्रेसिएशन बोलते हैं, मूल्य ह्रास बोलते हैं, मूल्य ह्रास यानी मूल्य ह्रास बोलते हैं। मूल्य ह्रास का मतलब क्या होता है, मूल्य ह्रास का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी अगर अस्थायी वस्तु है, कोई मशीन है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई घिसावट होती है तो उसी को हम बोलते हैं मूल्य ह्रास एंड डिप्रेसिएशन बोला जाता है। किस बात को समझ पा रहे हैं। तब उपभोग वस्तु का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर 16 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भोजन का। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, भोजन का हम लोग उपभोग करते हैं, उत्पादन नहीं करते, ये भी समझना है। भोजन का हम लोग क्या करते हैं, भोजन का हम लोग यहाँ पर उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं, ना कि उत्पादन करते हैं, ना कि उत्पादन करते हैं, ना कि उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे तरफ से। ठीक है, हम लोगों ने भी बहुत कम क्वेश्चन में लेकर आया था, ताकि एक बार है कि भाई आप लोगों से बहुत एक बार मैं मिल लूँ, लेकिन लाइव क्लास नहीं हो पाया तो मैं रिकॉर्डिंग मुझे डालना पड़ा है। और बहुत जल्द हम लोग लाइव में मिलेंगे हम लोग जल्द ही। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते रहिए और ज़रूर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे अच्छे से, ताकि अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम लोग इससे भी बेहतरीन चीज़ों में लेकर आऊँगा आप लोगों को, वो बीपीएससी के लेवल का हो या बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो या बिहार टीचर हो, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।